जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जो बीपीएससी के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती जो 7 चरण का एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे लगातार प्रश्नों को करते आ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर आ जाते हैं, इस चैनल से जुड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप लोग एक परिवार समझकर इस चैनल से जुड़िए और अपना डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए। और इस बार आपको आपकी सफलता जो है बहुत सराहनीय है मेरे लिए। तो मैं नए नए प्रश्नों के साथ इस चैनल पर डेली आप लोग को कराता हूँ। एनसीईआरटी के भी प्रश्नों को कराता हूँ और बीटीसी पैटर्न पर जितने भी आधारित प्रश्न होते हैं उस सारे प्रश्नों को कराता हूँ। तो आज जो है बीपीएससी के थ्रू कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें लगा कि ये मुख्य प्रश्न है, आप लोग को करा देना चाहिए। तो मैंने आज बीपीएससी के प्रश्नों को लिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न से आते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है कि बिहार में रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से नोडल सेंटर स्थापित किए गए हैं। बिहार में कितने नोडल सेंटर जो है स्थापित किए गए हैं? 10, 14, 16 और 20। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। कितने नोडल सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो 16 नोडल सेंटर स्थापित किए गए हैं। बिहार में रेशम के विकास को लेकर जीविका के माध्यम से 16 नोडल सेंटर को स्थापित किए गए हैं। और ये जितने सारे 16 नोडल सेंटर है वह कोसी प्रमंडल के, कौन से? तो कोसी प्रमंडल के 7 जिले, कोसी प्रमंडल के 7 जिलों में यह स्थापित है। अब वह रहा कि 7 जिला जो है वह कौन कौन सा है, तो नाम बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो वह जो कोसी प्रमंडल के जो 7 जिले हैं, पहला हो जाएगा सहरसा, दूसरा हो जाएगा सुपौल, तीसरा हो जाएगा पूर्णिया, चौथा हो जाएगा अररिया, पांचवा कटिहार, छठवां किशनगंज और 7 नंबर पर आ जाएगा मधेपुरा। तो यहाँ पे जो है ये स्थापित है कौन सा? तो नोडल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे जो उद्योग विभाग हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि राज्य में मलबरी के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? तो राज्य में मलबरी के विकास के लिए 2638 एकड़ निजी भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। और इसमें से कितने व्यक्तियों ने अभी तक से मलबरी वृक्षारोपण किए हैं? तो इसमें से जो है 5277, कुल 5277 व्यक्तियों द्वारा मलबरी वृक्षारोपण किया गया है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे जो 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में बिहार में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है। नाबार्ड हाट मेला का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो गया में, जमुई, पटना और दरभंगा। तो यहाँ पे विकल्प जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, पटना में किया गया है। क्योंकि ग्रामीण उत्पाद एवं हस्तशिल्प को बाजार जो है उपलब्ध कराने के लिए जो नाबार्ड है ये लगातार प्रयास करता रहा है। और ये जो इसी कड़ी में नाबार्ड द्वारा पटना शहर में मंगलवार से राष्ट्रीय स्तर का जो मेला है यह प्रदर्शनी जो है आयोजन किया गया है। और इसी मेला को जो है नाबार्ड हाट मेला कहा गया है। तो शहर का नाम आप लोग जरूर याद कीजिएगा, पटना शहर। इसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पीके सिंह को, डॉक्टर दुनियाराम सिंह को, डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने को और डी डॉक्टर अरुण कुमार को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है यह सही हो रहा है, डॉक्टर दुनियाराम सिंह को। दिसंबर 2021 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर दुनियाराम सिंह, या इनको कभी कभी प्रश्नों में भी दे दिया जाता है डीआर सिंह। कभी कभी
प्रश्न में भी आपको देखने को मिल सकता है DRC। ये जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिहार राज्य है इसमें कितने कृषि कॉलेज हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बिहार राज्य में 5 कृषि कॉलेज हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और एक बात और है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति के रूप में सुनैना सिंह को नियुक्त किया गया है। इनका नाम जरूर याद करिएगा, सुनैना सिंह को। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में सुनैना सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में DRC को नियुक्त किया गया है। एक बात और आता है साथियों कि एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको जरूर पता होगा कि बिहार का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय है वह है मगध यूनिवर्सिटी, वह है मगध यूनिवर्सिटी। इस बात को तो आपको पता ही होगा। और ये जो बड़ा देखने में, तो जितना बड़ा ये विश्वविद्यालय है उतना ही बड़ी इसमें परेशानी भी है। तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध यूनिवर्सिटी। इसके बाद आते हैं प्रश्न चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। जब भारतीय इतिहास था उस समय के मध्यकाल थे, 3 काल होते थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, आधुनिक काल, माफ कीजिए आधुनिक काल। तो इसी में पूछा गया है कि बंजारे सामान्यतः उस समय मध्यकाल में कौन होते, मतलब कैसे होते थे। व्यापारी होते थे, कृषक, बुनकर की योद्धा होते थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि व्यापारी होते थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अगर बात करें तो उस समय जो बंजारे होते थे वह सामान्यतः तौर पर व्यापारी ही होते थे, क्योंकि मध्यकालीन भारत में कई अलग अलग जो है उस समय जनजातीय समूह निवास करती थी, पाई जाती थी। और उसी में कुछ शिकारी नामात्र के भी थे और कुछ खानाबदोश भी थे। कुछ समूह जो था खानाबदोश बंजारे भी था। तो यहाँ पे जो है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे जो हैं आमतौर पर व्यापारी ही थे। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के काल में बंजारे ने अपना जो है अहम भूमिका निभाया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5 पे। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न 5। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि दिल्ली सल्तनत में जिम्मी, एक शब्द आ गया है जिम्मी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जिम्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जब दिल्ली सल्तनत था तो उस समय जो एक जिम्मी शब्द है यह किससे संबंधित होता था। तो ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग के लिए, जाजिया अदा करने वाले मुस्लिम प्रजा के लिए, और सिंध विजय कर भारत आने वाले तुर्क के लिए, कि मुस्लिम शासन स्वीकार कर जाजिया देने वाले हिंदू प्रजा के लिए। तो इस प्रश्न के अनुसार जो दिल्ली सल्तनत में जिम्मी जो है, ऑप्शन जो है सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि जिम्मी जो है उस समय मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रजा से संबंधित था। ठीक है, तो इस चीज को आपको जरूर याद रखना होगा। अब यहाँ पे साथियों ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एक सल्तनत की बात है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत लिखा गया। ये क्या होता है, ये क्या चीज है। तो हम अगर बात करें कि बहुत सारे इतिहासकारों के मत के अनुसार 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले जो 5 वंश थे, भारत पर शासन करने वाले जो 5 वंश के सुल्तानों के जो शासन काल थे उसी को हम लोग दिल्ली का सल्तनत काल कहते हैं। कैसे, फिर से एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इतिहासकारों के मत के अनुसार 1206 से 1526 तक भारत पर जो शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों ने के शासनकाल को हम दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। अब ये रहा बात कि 5 वंश कौन कौन से थे। तो 5 वंश थे। पहला था गुलाम वंश था,
पहला जो था गुलाम वंश था। ये जो था इसकी जो है मान सकते हैं समय सीमा 1206 से 1290, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह है। इसके बाद दूसरा भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद दूसरा था खिलजी वंश था, गुलाम वंश था। इसके बाद दूसरा जो था खिलजी वंश था। इसका समय सीमा कितना था, तो देखिए यहाँ पे 1290 है, तो यहीं से समय स्टार्ट हुआ था उन लोग का, 1290 से 1320 खिलजी वंश हो गया। इसके बाद जगह है तो हम यहाँ पे बता देते हैं, तीसरा में आते हैं। खिलजी वंश के बाद था तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद जो था तुगलक वंश था। इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1320 है, तो 1320 से 1414 हो जाएगा, समय इसका हो जाएगा। चौथा नंबर जो था तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद आएगा सैयद वंश। इसका समय देख सकते हैं 1414 से कितना हो जाएगा, 1451 हो जाएगा। और लास्ट में जो वंश है उसका नाम है लोधी वंश। उसका नाम है लोधी वंश। इसका समय 1451 से 1526 था। इनमें 5 जो सबसे पहले 4 वंश मूल रूप से, ये पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये मूल रूप से तुर्क थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश, ये जो 4 मूल रूप से जो वंश है ये तुर्क थे, जरूर याद कीजिएगा। और जो 5 नंबर पर है आखिरी, ये अफगान था। ये क्या था, अफगान था, अफगान था। याद हो गया आप सभी साथियों का। आगे देखिए प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस फारसी लेखक को, एक शब्द आ गया है फारसी लेखक, यहाँ पे ध्यान देना होगा, फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था। फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था। नक्शवी, अमीर खुसरो, विज्ञानेश्वर और मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो। जरूर आप लोग को ध्यान में गया होगा कि जब मध्यकालीन भारत था उस समय जो फारसी लेखक के जो नायक का खिताब ग्रहण किए थे, प्रदान किए थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को हम कह सकते हैं अब्दुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो, इनका पूरा नाम है। और इनकी जो जन्म हुआ था 1235 में इनका जन्म हुआ था और 1325 में इनका मृत्यु हो गया था। ये जो थे 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले थे। और जो अमीर खुसरो हैं ये कवि भी हैं। हिंदी साहित्य में जब पढ़िएगा इनकी बहुत सारी पहेलियाँ पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी मुखरियाँ इनको पढ़ने को मिलेगी। ये कवि थे, ये शायर भी थे, ये गायक भी थे अमीर खुसरो, और ये संगीतकार भी थे, ठीक है। और इनकी कुछ दोहे हैं, जैसे हम बता देते हैं, सुन लीजिएगा। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भाई चऊ देश। ये जो है खुसरो के द्वारा दोहा है। ओके, आइए प्रश्न आते हैं 7 नंबर। यहाँ पे जो प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, एक शब्द आ गया है टंका, चांदी का सिक्का जारी किया था? तो मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, रजिया और अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश के द्वारा। जो मध्यकालीन शासक ने उत्तर भारत में जब चांदी का प्रचलन किया था तो उस समय टंका जारी किया था। कौन शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। और इल्तुतमिश जो था ये प्रथम तुर्क शासक था। ये जो है ये प्रथम तुर्क शासक था जिसने भारत में शुद्ध अरबी सीखे चांदी का, टांका एवं तांबे का जो तल जताया था। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल था, इनका शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल था वह 1211 से लेकर 1236 तक इनका शासनकाल था इल्तुतमिश का। और ये जो थे आराम शाह एक कमजोर शासक था, और वह जो था इबाक का पुत्र था या नहीं था, ये कोई फिक्स नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? रुपया का प्रचलन कराया था। तो बलबन,
शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो शेरशाह सूरी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। मध्यकालीन शासक जो शेरशाह सूरी था, इन्होंने रुपया का प्रचलन कराया था। रुपया का सबसे पहले जो प्रचलन कराया था शेरशाह सूरी के द्वारा अपने शासन काल में। जब भारत आया था तब उसने रुपया चलाया था। कब इसका शासनकाल था? तो 1540 से लेकर 1545, 1540 से लेकर 1545। जो शेरशाह सूरी था, ये जो था भारत में जन्मे पठान थे। ये भारत में ही जन्मे थे और ये क्या थे? तो जाति के पठान थे। ठीक है, जिन्होंने हुमायूं को हराकर 1540 में हराकर उत्तर भारत में पूरी साम्राज्य को स्थापित किए थे शेरशाह सूरी। और बिहार के रोहतास जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, आपको जरूर पता होगा। ठीक है, आगे आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? तो जब चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, याद करना होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी क्या हुआ था? हार गया था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिसे अकबर ने सम्मानित किया था? वह बताना है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसके द्वारा अकबर सम्मानित हुए थे? यशोभद्र, पुष्पदंत, चंद्रप्रभा सूरी और हरि विजय सूरी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, हरि विजय सूरी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अकबर द्वारा हरि विजय सूरी को सम्मानित किया गया था तथा अकबर ने जगत गुरु, याद करना होगा, जगत गुरु की उपाधि से ही सम्मानित किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर ने हरि विजय सूरी को तो सम्मानित किया था, कि किससे सम्मानित किया था? तो जगत गुरु की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और अकबर जो था दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में याद करना होगा। 10 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या जो 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा, यहाँ पे मृदा आया है, कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? जो मिट्टी होता है इसमें नाइट्रोजन को कौन सा बढ़ा सकता है? ऑप्शन: जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा कोयले का जलना, वनस्पति की मृत्यु। तो यह पढ़ने के बाद आपको जरूर अच्छे तरीका से पता हो गया होगा कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है, तब जाकर मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है। और उसी प्रकार जो वनस्पति की मृत्यु हो जाती है, पत्तियां सूख जाती है, तो वह मिट्टी में जाकर मिल जाती है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। आगे आते हैं प्रश्न 11 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है 11 कि दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग, उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? एक दक्षिण अफ्रीका का जो है एक सीमावर्ती क्षेत्र है पोस्ट मार्सबुर्ग। इसमें कौन से खनिज के लिए उत्पादक है आपको बताना है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज और अपरक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो रहा है ये सही होगा, मैग्नीज। मैग्नीज के लिए जो है ये मशहूर है, उत्पादक देश है। तो यहाँ पे जो पोस्ट मार्स वर्ग है यह दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत में, उत्तरी केप याद करना होगा प्रांत में एक शहर है जो उपगठन के पूर्व में स्थित है। और ये जो शहर है यह शहर खनिज का एक प्रमुख उत्पादक जो है देश है। ओके, अब यह भी प्रश्न आता है कि मैग्नीज के लिए जो है यहाँ पे कई खनिज हैं, जैसे मेनासाइट, सुगरलाइट, पुरपाइट, रोडेनाइट, ये सब जो है ये इसके जो है खनिज के लिए है। अब यहाँ पे आता है बात कि दुनिया में बहुत सारे अधिकांश जो है खनिज अयस्क करने वाले देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो पहला नंबर तो ठीक है ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दूसरे नंबर पर याद करना होगा अफ्रीका को याद करना होगा।
तीसरे नंबर पर याद करना होगा ऑस्ट्रेलिया को, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को। चौथा याद करना होगा आपको चीन, चौथा याद करना होगा चीन। और पांचवा पर गैबान शामिल है, ठीक है, मैग्नीज के लिए है, जरूर आपको याद करना होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12 यहाँ पे जो प्रश्न है कि बहिर्मंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, कौन सी गैस जो है बाह्य मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, क्योंकि वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और उसमें जो है जल वाष्प और एरोसोल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस गैसों में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो नाइट्रोजन का अनुपात होता है वह कम से कम 78.08% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 20.95% होता है, ठीक है। और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है कुछ 0.099% इसी तरह का होता है। तो इस चीज़ को बहुत आपको ध्यान से याद करना होगा। और इसमें बहुत सारी गैसें भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आगे देखिए 13 प्रश्न जो है कि मीथेन जो है जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह क्या है, कौन सा यहाँ पे जो है ग्रह है कि उपग्रह है, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, बृहस्पति। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति है। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है रासायनिक सूत्र CH4। यह अल्केल श्रेणी का प्रमुख सदस्य होता है और सबसे ये जो है मीथेन साधारण हाइड्रोकार्बन है और यह जो है सतह और वातावरण में पहुंचता है और वातावरण में पहुंचने के बाद वायुमंडलीय मीथेन के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14 यहाँ पे जो प्रश्न है कि डोलड्रम की अवस्थित होती है, डोलड्रम की अवस्थित होती है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में, उपोष्ण उच्च दाब पेटी में, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी में। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कि जो डोलड्रम है इसकी जो अवस्थिति होती है वह भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायु दाब की पेटी होती है जिसे हम शांत पेटी या डोलड्रम की पेटी कहते हैं। कभी कभी आपको प्रश्न में शांत पेटी भी देखने को मिलेगा, डोलड्रम के जगह पर शांत पेटी मिलेगा तो आपको भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी ही समझना होगा क्योंकि 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायु दाब की पेटी होती है और यहाँ पे जो हवाएं होती है, पवनें होती हैं, ये शांत होते हैं, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। आगे प्रश्न देखिए 15 जो प्रश्न है कि हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। एक शब्द आया है हिम झंझावत, तो भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, अंटार्कटिका और समशीतोष्ण। तो सी ऑप्शन सही है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है हिम झंझावत वाले क्षेत्र माने जाते हैं। और ये जो है ब्लिज़ार्ड का याद करना होगा, ये ब्लिज़ार्ड का दूसरा नाम है हिम झंझावत। देखिए प्रश्न कैसे कैसे घुमाकर पूछा जा रहा है। तो ब्लिज़ार्ड भी यहाँ पे दे सकता है कि ब्लिज़ार्ड जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो अंटार्कटिका, ये भी सही है। और ब्लिज़ार्ड का दूसरा नाम जो दे दिया है यहाँ पे हिम झंझावत, ये भी पूछा गया है, तो अंटार्कटिका। जरूर आपके ध्यान में इस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से रखिएगा। और इस में बर्फ की आंधी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, ब्लिज़ार्ड कह सकते हैं या हिम झंझावत दूसरा नाम है। यहाँ पे बर्फ का आंधी का प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, तो ये कौन कौन सा देश में शामिल है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और उत्तरी दक्षिण साइबेरिया के मैदान में जो है ये बर्फ के आंधी का प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 16 प्रश्न पे आते हैं। 16 जो प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मूलभूत लक्षण वो भी किससे, तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित।
तो इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार होती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। तो यहाँ पे एक सी ऑप्शन सही हो रहा है। 1, 3, चौथा जो ऑप्शन है ये सही हो रहा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में 1, 3, 4 ऑप्शन सही हो रहा है। ये ऑप्शन सही है। तीसरा और चौथा ये गलत है, क्योंकि एकीकृत शब्द आ गया है, शक्ति का प्रावधान नहीं कराती है, तब जाकर ये सही होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। बाकी यहाँ पे ये तीनों जो है सही हो गया। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 17 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 के गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। कल पीछे के लेक्चर को मैंने भारत शासन अधिनियम के बारे में आप लोग को विस्तार से बताए थे। तो आप लोग पीछे के जितने सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं आप उसको वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से उस सारे वीडियो को देख लीजिए। बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत सहायता भी करेगा। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम की बात करें तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का आज्ञा पत्र, किसका? दास्ता का आज्ञा पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र तथा एक कार जिसमें ब्रेक न तो हो पर इंजन नहीं है, वहीं इनके बात बोला गया था। और 1935 के अधिनियम के विषय में हिंदू महासभा में ये भी बात को रखा गया था, कहा गया था कि राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र में बाधक है, इस बात को भी कहा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सही हो रहे हैं। 18 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 18 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। कौन सा ऐसा जो हम लोग का संविधान है, कौन सा ऐसा संशोधन है जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया है? 62वें, 64वें, 69वें और 72वें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 69वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है यहाँ पे दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1991 जरूर याद कीजिएगा। 1991 का 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में नामित किया गया है। और उन्हें जो है 69वें संविधान संशोधन के अनुसार 1991 में इनको दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा भी प्रदान है और इसे राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी घोषित किया गया है। ओके, आगे देखिए प्रश्न है कि 19 प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का कोरम, यहाँ पे एक शब्द आ गया है कोरम, ध्यान देना होगा। कोरम कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होता है? तो कुल सदस्य का जो ऑप्शन डी हो रहा है यह सही हो रहा है। कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। कुल सदन के लिए जो कोरम जो है कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है, भाग दिया है। और अगर प्रतिशत में बात करेगा तो 10% आपको जरूर याद करना होगा। 10% भी दे सकता है, जैसे 5% कह सकता है, 6% भी दे सकता है, 8% भी दे सकता है और 10%। तो आपको 10% ही ऑप्शन चुनना होगा। अब यहाँ पे है कि लोकसभा का कोरम क्या होता है। जरूर आपके दिमाग में ये प्रश्न चला गया होगा कि ठीक है सर आपने ये आंसर तो बता दिए, लेकिन कोरम के बता दीजिए कि जो लोकसभा का कोरम है ये क्या होता है। तो बता देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जब लोकसभा में मतलब जब कोरम जो है किसी भी सभा, संसद सभा हो गया, उसके बाद कह सकते हैं संसद हो गया, कोई भी समिति का जो कार्यकारिणी बैठक होता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को ही हम वहाँ पे लोकसभा का कोरम कहते हैं, क्योंकि लोकसभा में संसद हो गया, समिति हो गया, बहुत सारे कार्यकारिणी लोगों की बैठक होती है। तो उन्हीं के जो वहाँ पे लोग आते हैं उन्हीं सदस्यों की संख्या को लोकसभा का कोरम कहते हैं। ओके, आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए 20 जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं। ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड।
तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, केवल ऑप्शन बी में दे रहा है कैल्शियम सल्फेट दिया है, इसको हाइड्रेट भी कह लीजिएगा, हाइड्रेट भी ऑप्शन में छूट गया है तो ये भी होता है, लेकिन बिल्कुल सही है कैल्शियम सल्फेट। ओके, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यहाँ पे रासायनिक रूप है वह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। और इसका सूत्र क्या बात करें तो इसका सूत्र मुख्य है, आप जरूर याद करिएगा, CaSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O होता है यहाँ पे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हम लोग उपयोग करते हैं टूटी फूटी हड्डियों में, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। ओके, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वास्तव में जिप्सम प्लास्टर होता है, और ये जो है पानी के संपर्क में आते ही ये क्या होता है, कठोर हो जाता है। अगर ये पानी के संपर्क में आ जाता है तो ये क्या होता है, कठोर हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है कि 21 जो प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है D2O। भारी जल का जो है रासायनिक फार्मूला क्या है, D2O है। और भारी जल जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक भी है, और ड्यूटेरियम का ये क्या है, ऑक्साइड है। और इसमें कह सकते हैं 0.024% जो होता है साधारण जल होता है। इसे भी याद करिएगा कि जो D2O है भारी जल, इसमें 0.024% जो होता है साधारण जल होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 22 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा इसमें से जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन जो हो ये बिल्कुल सही है, आयोडीन। ये जो आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन का जो संकेत होता है वह इसे आप लोग देखते हैं I से सूचित किया जाता है। और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसकी जो परमाणु संख्या है 53 है, इनकी परमाणु संख्या 53 है। ठीक है, और ये जो है स्थिर हाइड्रोजन का सबसे भारी जो है तत्व माना जाता है, कौन सा, तो आयोडीन। अगले प्रश्न को देखिए 23 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फोटोग्राफी में उपयोग होता है। कौन सा तत्व जो है फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो फोटोग्राफी प्लेट में जो उपयोग किया जाता है वह सिल्वर ब्रोमाइड को उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। इसका जो कह सकते हैं सूत्र होता है AgBr होता है, AgBr जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और फोटोग्राफी के कितने तत्व माने जाते हैं, तो फोटोग्राफी के 4 तत्व जो है ये होते हैं। जैसे जैसे 4 तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें जो होता है प्रकाश हो गया, ये रंग हो गया, रचना हो गया, और एक होता है विषय की मूल बातों का परिचय देना। तो ये 4 तत्व होते हैं। ठीक है, और ये जो फोटोग्राफिक जो होता है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। 24 जो प्रश्न है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन में पूछा गया है तो जरूर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन माना जाता है। ठीक है, और फ्लोरीन का आपको पता है कि संकेत क्या होता है, F होता है। और हैलोजन जो है इस तत्व को सामान्य कमरे के तापमान पर रखने पर यह पीले रंग की गैस के रूप में बदल जाता है। कौन से गैस के रूप में बदलता है, तो पीले रंग की गैस के रूप में बदल जाता है। 25 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। अब रहा बात की स्वावलंबन योजना आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, 14। 10 ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वावलंबन योजना जो है 2010 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और 2016 में अटल पेंशन द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। अटल पेंशन के द्वारा इसे क्या किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि स्वावलंबन योजना होता
क्या है? तो स्वावलंबन योजना जो है एक ऐसी योजना है जहाँ पे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जो है इस स्वावलंबन योजना को शुरू किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है असंगठित क्षेत्र लोगों को स्वेच्छा से अपनी सेवा निवृत्ति के लिए बचाने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है और इस तरह के जो ग्राहक होते हैं उनके लिए नई पेंशन प्रणाली जिसको एनपीएस ये कहते हैं, एनपीएस संचालन को लागत को कम करता है, उसी को हम स्वावलंबन योजना जो है यह इस भारत सरकार के द्वारा 2010 में चालू किया गया था। 26 प्रश्न जो कह रहा है कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका है? तो एनटीपीसी जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सितंबर 1987 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है। इसका जो स्वामित्व है वह भारत सरकार के पास है। ओके, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और ये क्या करता है एनटीपीसी? यह देश के लिए बिजली जो है का उत्पादन करता है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। और ये भी याद करना होगा कि भारत का जो प्रथम परमाणु विद्युत गृह है वह कौन सा है? तो तारापुर, आपको जरूर याद करना होगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है जो महाराष्ट्र में क्या है? स्थित है। ओके, और भारत में जो है वर्तमान में 7 परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है यह जो है 22 परिचालन रिएक्टर हैं ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 27 जो है कि भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? घरेलू बचत, घरेलू उपभोग, घरेलू निवेश और घरेलू आय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, घरेलू उपभोग होगा क्योंकि गरीबी रेखा के आकलन के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पे विभिन्न समितियों का गठन किया गया था और ये जितनी सारी समितियों को गठन किया गया था उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के वयस्कों के लिए 2400 और 2100 कैलोरी 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारित किया गया था। 28 प्रश्न कह रहा है कि पुली बैज वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, नागालैंड में है। नागालैंड में पुली वन्यजीव अभयारण्य भारत के नागालैंड प्रदेश के कोहिमा जिले में है। कहाँ पे है? तो कोहिमा जिले में है। नागालैंड की राजधानी भी कोहिमा है। ओके, और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? तो 923 हेक्टेयर है। कितना है? तो 923 हेक्टेयर है। इसके बाद देखिए प्रश्न 29 जो है कि चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चिमनी जो वन्यजीव अभयारण्य है केरल में है। चिमनी वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में है। यह थ्रिसुर जिले में है। केरल के यह थ्रिसुर जिले में है और पश्चिमी घाटों पर है, जिले में है। और ये कहाँ पे? तब पश्चिमी घाटों पर है। ओके, और यहाँ पंछियों का एक बहुत अच्छा निवास स्थान होता है। कहाँ पे? तो ये चिमनी वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद आते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 जो प्रश्न है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हिमाचल प्रदेश में है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। कौन कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला है? तो एक जिला का नाम है लाहौल और दूसरा का नाम है स्पीति। ये दोनों जिले में है। कौन सा? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? मैंने आज की क्लास 30 प्रश्नों के साथ कराए हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, आपके लिए बीपीएससी लेवल के प्रश्नों को कराए हैं। तो साथियों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि
आप जितना ही शेयर करिएगा वीडियो को तो उतना ही हम लोग का जो उत्साह होता है आपके प्रति स्नेह प्यार हमेशा बना रहेगा। तो आप लोग भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में स्वेच्छापूर्वक अपना मदद योगदान दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।